नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम आपको भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे, जो कि परीक्षा में दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, पूरा वीडियो देखना, तो इसमें से 101% क्वेश्चन भाषा से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो इसी में से फंस जाता है। 1 लाइन फैक्ट है। तो चलिए देखते हैं अपन क्वेश्चन। केवल एक बार इसको पढ़कर चले जाओ और हर एग्जाम में जो भाषा से संबंधित क्वेश्चन आता है वो आपका इसी में से मिल जाएगा। चलिए चलते हैं। तो देखिए, भाव और प्रकट करने वाली ध्वनि संकेत को भाषा कहते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाव और विचार प्रकट करने वाले ध्वनि संकेत भाषा है। यानी कि जो भाव प्रकट हो, विचार प्रकट हो करने वाली जो ध्वनि संकेत है, जो आवाज है, वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा की प्रकृति संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर बढ़ती है। यानी कि जो भाषा की प्रकृति है वो संयोगात्मक से किधर? वियोगात्मक की ओर बढ़ती है। ध्यान रखना, ये भाषा की विशेषताओं में पूछ सकता है इससे कि कौन सी इसमें विशेषता भाषा की है। तो भाषा की प्रकृति संयोगात्मक से वियोगात्मक की ओर बढ़ती है। भाषा के कितने रूप होते हैं? अगर ऐसे पूछता है तो भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। देखिए, अगर मौखिक और लिखित, तो तीसरा रूप अगर आप मानना चाहें तो मुख्य रूप से 2 होते हैं, मौखिक और लिखित। तो तीसरा हम संकेत को भी मान सकते हैं। कौन सा? संकेत। तीसरा रूप संकेत भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें जो मूक होते हैं, जो यानी कि जो बोल नहीं सकते, उनके लिए सांकेतिक भाषा होती है। तो सांकेतिक भाषा भी कहा जाता है। ठीक है। भाषा का मूल रूप कैसा है? मौखिक है। तो भाषा का मूल रूप कैसा है? मौखिक। ठीक है। भाषा का मूल रूप कैसा है? मौखिक। भाषा का लिखित रूप उसे मानकता प्रदान करता है एवं सुरक्षित सॉरी एवं सुरक्षित रखता है। ठीक है। एवं सुरक्षित रखता है। भाषा का लिखित रूप क्या करता है? भाषा का लिखित रूप उसे मानकता प्रदान करता है एवं सुरक्षित रखता है। जो लिखा हुआ होता है उसे क्या करता है? मानकता प्रदान करता है। ठीक है। ध्वनि को देखिए, ध्वनि को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। अब यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिपि किसे कहते हैं। तो ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए प्रतीक चिन्ह, क्या? प्रतीक चिन्ह, ध्यान रखना, प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था लिपि कहलाती है। ठीक है। संसार की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया कि संसार की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी है, ध्यान रखना। ठीक है। इसी से अधिकांश लिपियों का विकास हुआ है, और इसी लिपि से क्या हुआ है? अधिकांश लिपियों का विकास हुआ है। ठीक है। और देखते हैं, देखिए, हिंदी संस्कृत हिंदी संस्कृत मराठी नेपाली देवनागरी लिपि में, तो हिंदी संस्कृत मराठी नेपाली देवनागरी, सॉरी, हिंदी संस्कृत मराठी और नेपाली ये किस में है? देवनागरी लिपि में है। ठीक है। अंग्रेजी रोमन लिपि में, उर्दू अरबी में, फारसी लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में, और पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान रखना, वो ये पूछ लेता है इसमें से कौन सी लिपि रोमन लिपि है या देवनागरी लिपि में आती है या देवनागरी लिपि में नहीं आती है, या लिपियों के नाम भी दे सकता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें। अगला, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं, कितनी भाषा हैं? 3000 भाषा। ठीक है। तथा लगभग 12 भाषा परिवार है।
कितने? 12 भाषा परिवार है। भारत में मुख्यतः 2 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, भारोपी और द्रविड़। भारोपीय क्या होता है? देखिए, भारोपी क्या होता है? भारोपीय तो भारत और प्लस यूरोप, यूरोप, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है भारोपीय। ठीक है। अगला, भारोपीय परिवार की वे भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं जिनका मूल स्रोत संस्कृत है। तो भारोपीय परिवार की वे भाषाएं जो भारत में बोली जाती हैं जिनका मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है। मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है। ठीक है। वे भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। वे भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं मानी जाती हैं। तो जो भारत की जो संस्कृत है, संस्कृत स्रोत है, उनका मूल स्रोत क्या है? संस्कृत है, भारतीय भाषाओं का। ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है? आर्य भाषा परिवार कहा जाता है। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, ध्यान रखना है, इसको अंडरलाइन कर लेना। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं। यानी कि खरोष्ठी लिपि को अपन क्या करते हैं? दाएं से बाएं लिखते हैं। दाएं से, इधर से, इधर से, देखिए इधर से इधर लिखेंगे, इधर से इधर की ओर। ठीक है। ऐसे इधर की ओर लिखते हैं। ठीक है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले के पिपरवा के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बिडली बरली गांव में मिलती है। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने, प्राचीन नमूने बस्ती जिले के पिपरवा के स्तूप तथा अजमेर जिले के बिडली यानी बरली गांव में मिलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगला, हिंदी की देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है। कैसी लिपि है? वैज्ञानिक लिपि। हिंदी की जो लिपि है वो कैसी है? वैज्ञानिक लिपि है, जो बाएं ओर से दाएं ओर लिखी जाती है। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है? दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है? तो अभी अपन ने पढ़ा था खरोष्टी। कौन सी? खरोष्टी, खरोष्टी। ठीक है। खरोष्टी ध्यान रखना है, मैं उस पर लिख नहीं रहा। ठीक है। खरोष्टी। और अगर वो ये पूछता है बाएं से दाएं ओर, तो देखिए ये अपनी जो ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है पूरा, जो भी भाषा लिखी गई है, जो ये अपनी देवनागरी लिपि में ही लिखी है, अपन पढ़ रहे हैं वो देवनागरी लिपि में पढ़ रहे हैं, और ये बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, यानी कि इधर लिखा जाता है ऐसे, इधर इधर की ओर। ठीक है। अगला, आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत में सुरक्षित मिलता है। आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप किसमें? वैदिक संस्कृत में सुरक्षित मिलता है। उर्दू व फारसी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू व अरबी किसमें? फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है। भारतीय भाषाओं का विकास 4 चरणों से होकर गुजरा है। भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ है वो कितने चरणों से होकर गुजरा है? 4 चरणों से होकर गुजरा है। कौन कौन से हैं? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत और अपभ्रंश। यानी कि 4 जो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली प्राकृत और अपभ्रंश, ये कैसे हैं? 4 चरणों से होकर जो भारत की भाषाओं का क्या हुआ है? विकास हुआ है। अगला, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। ध्यान रखना, हमें क्या ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी हिंदी है तो वो राजस्थानी और गुजराती किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से। ये ध्यान रखना है, किससे? सौरसैनी अपभ्रंश से। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो किससे हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। तो पूर्वी
पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? अर्धमागधी से हुई है, ध्यान रखना, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, अगला, हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः, देखिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। अधिकतर है जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वो मुख्य रूप से किससे हुई है? किससे हुई है? सौर सैनी अपभ्रंश से। ठीक है, देखिए अपभ्रंश का प्रचलन 500 ईस्वी से, अपभ्रंश का प्रचलन 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य था। जो अपभ्रंश का प्रचलन जो स्टार्ट हुआ था वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में हुआ था। भाषा वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि भाषा वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से हिंदी की कितनी उपभाषाएं मानी हैं? तो कितनी मानी है? 5 उपभाषाएं, ठीक है, और 18 बोलियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाले 2 प्रमुख भाषाएं थी। जो मुगल समय था, किस समय? मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाले 2 प्रमुख भाषाएं कौन सी थी? तो वो कौन सी थी हमें ध्यान रखना है, कौन सी थी? वो थी अरबी, फारसी। ठीक है, अगला, भारत में बोलने वाले प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है। देखिए भारत में बोलने वाले के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार क्या है? सबसे बड़ा परिवार है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये कई बार कंपटीशन में पूछा गया है, कई बार, कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, ध्यान रखना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। महाप्राण के रचयिता पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है, ये ध्यान रखना। महाप्राण के रचयिता अपभ्रंश, वो महाप्राण, महाप्राण के रचयिता पुष्पदंत को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? वेद व्यास। ठीक है, अगला, विद्वानों ने उत्तरकालीन अपभ्रंश को अवहट्ट नाम दिया। तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरकालीन अपभ्रंश को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से और जाना जाता है? तो हमें यह ध्यान रखना है। तो किस नाम से? अपभ्रंश को अवहट्ट, अवहट्ट के नाम से। अच्छा अब ये बताइए, एक मेरा क्वेश्चन है कि अवहट्ट भाषा में किसने अपने ग्रंथ रचे? अवहट्ट भाषा में किसने अपने ग्रंथ रचे और वो कौन कौन से ग्रंथ थे बताइए। तो अवहट्ट का कवि कौन है पता है? किसने लिखे थे? तो वो लिखे थे विद्यापति ने। किसने? विद्यापति ने, विद्यापति ने, इनने अवहट्ट में रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सॉरी, अगला, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। कई बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। अगला है, खड़ी बोली का प्राचीनतम रूप 10वीं शताब्दी में मिलता है, पर अमीर खुसरो ने 13वीं शताब्दी में खड़ी बोली में कविता रचना प्रारंभ की। इसके साहित्यिक रूप का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, अगला, राजभाषा आयोग, देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 7 जून 1955 को। ठीक है,
प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर भारत में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है आपको कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था और कब 1975 को हुआ था। ठीक है, अगला देखिए ये लिखा आ गया, मैथिली भाषा को विद्यापति ने, देखिए मैथिली भाषा को विद्यापति ने, ब्रज भाषा को सूरदास ने तथा अवधी भाषा को तुलसीदास ने सर्वोत्कर्ष तक पहुंचाया। इसका अर्थ समझ में आ रहा है आपके में कि मैथिली भाषा को विद्यापति ने, ब्रज भाषा को सूरदास ने तथा अवधी को तुलसीदास ने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो देखिए विद्यापति को और किस नाम से जाना जाता है पता है आपको? मैथिल कोकिल के नाम से। किस नाम से? मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है, और ब्रज भाषा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास जी हैं। और अवधी भाषा के कौन है? तुलसीदास जी हैं। यह ध्यान रखना है। यानी इनने इन भाषाओं का क्या किया है? बहुत ऊंचाई तक इनके जो अधिकतर ग्रंथ हैं ये तुलसीदास जी ने अवधी में अधिकतर लिखे हैं, सूरदास जी ने ब्रज भाषा में लिखे। हालांकि मैं सूरदास जी ने भी अवधी में लिखे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखे हैं बहुत सबसे ज्यादा। ठीक है, और देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को सम्मिलित किया जा चुका है। और क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भारत संघ की राजभाषा घोषित की गई। आपको ध्यान होगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कोई बता सकता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को इसकी क्या की गई थी? इसे राजभाषा घोषित किया गया था। तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? देखिए 14 सितंबर को 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ध्यान रखना। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया था। अगला, पंजाब, गुजरात तथा महाराष्ट्र ने हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता दी। तो देखिए किसने? पंजाब, गुजरात तथा महाराष्ट्र ने, ये तीनों राज्यों ने किया हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में, दूसरी भाषा के रूप में क्या दी? मान्यता। क्योंकि पंजाब में क्या बोली जाती है? पंजाबी। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। इसलिए इन जो राज्य हैं इन राज्यों ने दूसरे नंबर पर कौन सी भाषा को रखा? हिंदी भाषा को रखा। चीनी तथा अंग्रेजी के बाद हिंदी भाषियों का विश्व में तीसरा स्थान है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो कौन सा है? तीसरा स्थान है। हिंदी भाषाओं का क्या है? विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और देखिए पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ब्रज, खड़ी, कौरवी। खड़ी बोली को ही हम क्या कहते हैं? कौरवी। हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, इसको ऐसे भी ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि
बुंदेल में खड़ी है ब्रजहरी, बुंदेल में खड़ी है कन्नौज की ब्रजहरी। देखिए बुंदेली, बुंदेली पहले नंबर पे आप, बुंदेली, बुंदेल में खड़ी है, तो दूसरे नंबर पर खड़ी ब्रज, ब्रज तीसरे नंबर पर, कन्नौज की, कन्नौज, फिर हरी। ठीक है। अगला पूर्वी हिंदी की तीन बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तीन, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से, अब अब छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी, आ से अवधि, बा से बघेली, और छत्तीस से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, एक मिनट। अगला, अगला है केंद्रीय हिंदी निषेधालय की स्थापना 1960 में हुई थी। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। ठीक है, यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। ये किसके अधीन आता है? केंद्रीय, केंद्रीय हिंदी निषेधालय, वो निदेशालय किसके अंतर्गत आता है? तो यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। यह विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। यह विभाग किसके, राजभाषा विभाग किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के। और शिक्षा मंत्रालय किसकी, वो केंद्रीय, केंद्रीय हिंदी निषेधालय किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय के। ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है। शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही मानक रूप कहलाता है। ठीक है, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों द्वारा प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। हिंदी शब्द सिंधी का बिगड़ा रूप है। हिंदी शब्द है वो सिंधी का क्या है? बिगड़ा रूप। ठीक है, हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम मुसलमानों ने किया। देखिए ध्यान रखना, हिंदी शब्द का भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मुसलमानों ने किया था। ठीक है, अगला है कामता प्रसाद गुरु ने 1920 में, कामता प्रसाद गुरु ने 1920 में, सन 1920 में हिंदी व्याकरण लिखा। तो क्या है? हिंदी व्याकरण कब लिखा गया था? 1900, कामता प्रसाद गुरु ने 1920 में हिंदी व्याकरण लिखा। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। ठीक है, और इन्हें कामता प्रसाद गुरु ने 1920 में क्या लिखा था? हिंदी व्याकरण। बहुत अच्छी बुक है इसकी, इनकी, कामता प्रसाद गुरु की, जो मेरे पास उपलब्ध है, कई लोगों के पास उपलब्ध होगी। आप पढ़ना, बहुत अच्छी, व्याकरण बहुत अच्छा दिया है इसमें। ठीक है, हिंदी व हिंद शब्द फारसी भाषा के हैं। ध्यान रखना, हिंदी व हिंद शब्द कौन सी भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। कौन सी भाषा के हैं? फारसी भाषा के। ठीक, व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन व विश्लेषण करके उसे सुनिश्चित व्यवस्था प्रदान करता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण भाषा के नियमों का संकलन एवं विश्लेषण करके उसे सुनिश्चित व्यवस्था प्रदान करता है।
नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1893 में। कब हुई थी? 1893 में। ठीक है, तो ये थे अपने कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण तथ्य थे ये। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।